हेलो वैशाली। हेलो माय डियर सोल फैमिली। मैं आज आप लोगों को एक हाई वाइब्रेशन की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिले उससे, कैसे क्या होता है सब कुछ थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। मैं यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ वो सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम पूनम है और मैं इस जर्नी में कहाँ कैसे पहुँची, कैसे आई, मैं आप लोगों को थोड़ा अपने बारे में बताती हूँ। सन 2011 से 2016 तक मैं एक रनर की एनर्जी में थी। कोई भी मुझे प्रपोज़ करता तो मैं भाग लिया करती थी। कुछ भी कहता कि मुझे जो है मैंने सोच बना रखी थी कि मुझे अपनी आज़ादी जो है वो नहीं खोनी है। अगर ऐसा कुछ मैंने किया तो मेरे मम्मी-पापा जो है मेरा आना-जाना, मेरी पढ़ाई बंद कर देंगे और तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों में नहीं रहती थी। 2014 में एक गाना जो था वो रिलीज़ हुआ, मूवी जिद मूवी रिलीज़ हुई थी और उसका एक गाना था, ऐसा लगा मुझे पहली दफ़ा। वो गाना मुझे बहुत पसंद आया था और मैं उस गाना को सॉन्ग को हर दिन मतलब रात में मैं उसको सुनूँगी तभी सोऊँगी, ये था मेरा। बहुत ज़्यादा पसंद था मुझे वो। तो मैंने क्या किया उसको डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करके मैं उसको रोज़ सुनती थी। 2015 में मैंने एमबीए जो है एडमिशन लिया एमबीए में और मैं एमबीए मेरा स्टार्ट हो गया। तब भी मैं सुनती थी वो गाना। मैं जब भी रात में वो गाना सुनती थी, तो मुझे 2015 से ही एक ड्रीम आने लगा था और उस ड्रीम में एक आंटी अंकल हैं और उनके साथ एक लड़का है जो कि ब्लैक ब्लेज़र पहने हुए है। ये मुझे सपना आता था। तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी और ये सपना मुझे 2015 में 2016 तक आया और लगभग 4 से 5-6 बार ये सपना मुझे आया होगा। फिर कुछ नहीं, फिर मैं मतलब उसको इग्नोर करती गई। मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती रही। 2016 में मेरे भाई का रिश्ता पक्का हुआ, जब फर्स्ट टाइम मैं अपने डीएम से मिली। मेरे डीएम जो हैं वो घर पर ही हम दोनों की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। मेरे डीएम के चाचा की लड़की मेरे भाई की वाइफ़ है। मेरा भाई छोटा है मुझसे, उसकी शादी हमने पहले कर दी थी। बहुत कोशिशें की कि मेरी शादी पहले हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डिवाइन की प्लानिंग है, कुछ और ही होती है। तो वही हुआ जो भगवान की मर्ज़ी थी। 2017 में मई में मेरे भाई की शादी हुई। जिस दिन मेरे भाई की शादी थी, उस दिन मैं फर्स्ट टाइम मेरे डीएम के मम्मी-पापा से मिली और मैंने जैसे ही उन दोनों को देखा तो मेरे एकदम से अजीब-सी फीलिंग हुई मुझे और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये वो दोनों हैं जो मुझे सपने में आ रहे थे। जो आंटी अंकल मुझे सपने में आते हैं, वो ये दोनों थे। मुझे पूरी तरीके से उनका चेहरा जो था वो साफ-साफ दिख गया। फिर मैं ध्यान नहीं दी, मैं बस सोचने लगी ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर बस शादी हो गई, सब कुछ हुआ। मन ही मन हम दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे। एक-दूसरे को अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की, लेकिन मन में ही हो गया कि हाँ, सॉरी, वो भी मुझे पसंद करते हैं और मैं भी उन्हें पसंद करती हूँ। फिर मेरी जॉब लग गई 2017 में, अगस्त में मेरी जॉब लग गई थी। तो जॉब मेरी वहीं लगी है जहाँ पर वो जिस सिटी में वो रहते हैं, उसी सिटी में मेरी जॉब लग गई थी। तो हम दोनों की फिर बातचीत शुरू हुई थी, घरवालों की तरफ से ही, क्योंकि फ्लैट वगैरह लेना था, रूम लेना था, तो उन्होंने ही हेल्प की थी। और मेरी जॉइनिंग थी 21 अगस्त 2017 की, तो हम लोग 19 को पहुँचे थे। फिर उन्होंने फ्लैट वगैरह दिखाया, रूम दिखाया। वो जैसे ही आए, मतलब हम लोग पहुँचे और उनका आना हुआ, तो मैं देख के हैरान हो गई कि ये क्या हो गया? ये वही लड़का है ब्लैक ब्लेज़र वाला जो मेरे सपनों में आता है, क्योंकि वो एडवोकेट हैं। तो वो सीधा कोर्ट से आए हुए थे, ब्लैक ब्लेज़र भी डाले हुए थे। तो मैं वहीं एकदम से पूरी बॉडी में अजीब-सी झंझनाहट हुई कि ये कैसे हो सकता है? ये सपने में आया और ये वही है, तो हाँ, आज से मैं इसको मतलब अपना मेरा हो गया, ये मेरा हस्बैंड। बस हस्बैंड वाली फीलिंग आ गई थी मुझे उसी दिन। फिर हम दोनों का बबल फेज़ शुरू हुआ, अच्छे से बातचीत होने लगी, सब कुछ है, काफ़ी अच्छा सब कुछ रहा हमारे बीच में। 6 महीने तक मैं रही जॉब पर, फिर मैं घर आ गई, क्योंकि मेरे घरवालों ने जो था वो कह दिया कि नहीं करना है, मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं घर आ गई थी।
फिर भी हम दोनों का काफ़ी अच्छे से सब चलता रहा, बातचीत अच्छे से रही, सब खूब बबल फेस हमारा बहुत प्यारा-प्यारा सब कुछ था। वो मैं जहाँ रहती हूँ वहीं वहाँ पर वो भी रहते हैं, मतलब उनका वहाँ भी रहना है और यहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी रहते हैं। तो वो मुझसे हर महीने मिलने भी आने लगे थे, हर महीने हम दोनों मिलते, घूमते, उन्हीं के घर पे मिलते। तो सब बहुत अच्छा चल रहा था, फाइनली शादी तक हमारी बात हो गई थी कि घर में बता दिया हम लोगों ने कि हम एक-दूसरे को पसंद करते हैं। पर हम लोगों को ऐसा नहीं पता था कि सडनली हमारे बीच में ये चीज़ हो जाएगी कि घर वालों ने टोटली मना कर दिया कि नहीं, शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जिस घर की बेटी ले ली है, उस घर की बेटी को नहीं ले सकते हैं। जहाँ दी है, वहाँ नहीं लेंगे। ये सिस्टम घर वालों ने कर दिया साथ में। तो फिर उन्होंने मुझको कहा कि घर वाले मना कर रहे हैं, ऐसा-वैसा है, तो चल लगा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। हमने और कोशिशें की, हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन घर वाले नहीं माने। वो एक ही जिद पे अड़े रहे, नहीं पूनम अच्छी लड़की है, लेकिन उनके घर में ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरे घर में कोई इश्यू नहीं था, मैंने अपनी मम्मी-पापा को मना लिया था। तो वो लोग कहने लगे चलो ठीक है, लड़के के घर से अगर वहाँ से आता है रिश्ता तो हम लोग मना नहीं करेंगे, ये बात हो गई थी। मैंने उनको भी कहा कि मेरे घर पे तो सब ठीक है, आप देख लो आपका। तो वो कहते हैं हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे करते-करते वो उनके कहीं और भी रिश्ता चलने लगा और मुझसे वो कहते रहे कि हाँ, करते हैं, पर नहीं माने। उनके मम्मी-पापा कहने लगे नहीं, नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते। अब बात यहीं ख़त्म कर दो। तो उन्होंने भी टोटली मुझसे कह दिया कि पूनम ठीक है, अब नहीं करते हैं। फिर भी मुझसे बात ऐसे हम अब वो कहते हैं ना इन एंड आउट होना, वो होता रहा हमारे बीच में। फिर 2020 में दिसंबर में मुझे ऐसा मतलब फ़ील होने लगा था दिसंबर में नहीं, नवंबर अक्टूबर-नवंबर से कि ये जो हैं वो मेरे साथ में चीट कर रहे हैं, ये मुझे लगने लगा था। फाइनली वही हुआ, ये किसी और से कॉन्टैक्ट में आ गए, बातचीत करने लगे, सब कुछ चलने लगा इनका और मुझसे झूठ बोलने लगे। तो इन्होंने इनका एक ये चीज़ था साथ में कि ये मुझे ब्लॉक बहुत जल्दी करते थे। मतलब मैंने कहा आपने ऐसा किया तो इन्होंने ब्लॉक कर दिया, तुरंत ब्लॉक करते थे। कभी 8 दिन में अनब्लॉक करेंगे, कभी 3 दिन में करेंगे, कभी 15 दिन में, फिर स्पेस बढ़ता गया, महीना भर हो गया। इस तरह से हमारा सेपरेशन आता जाता इन आउट होता रहा। फिर मैं इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो गई थी। सडनली मुझे जुलाई 2020 से ये ट्विन फ्लेम के काफ़ी सारे वीडियोज़ और सब कुछ ऐसे होने लगे, तो मैं कहती ये सब क्या है? कितना दिमाग ख़राब होता है। मैं देखने लगी, टैरोट कार्ड देखने लगी, अति से ज़्यादा मैंने 20 से 25 चैनल्स को फ़ॉलो किया। पर मुझे रिज़ल्ट तो कुछ नहीं मिलना, क्योंकि अब क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो हाल ही की प्रेडिक्शन होती है उसमें, ठीक है, मज़ा आने लगा, देखने लगी। इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गई मैं उनमें कि जब तक मैं ना देखूँ तो मेरा दिन ही ना गुज़रे। फिर दिसंबर 26 को हम दोनों की बहस हुई थोड़ी-सी, तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। उन्होंने मुझे ऐसा ब्लॉक किया कि 2 महीने तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की। ब्लॉक कर दिया, कुछ नहीं, मैं उस टाइम पागल हो गई एकदम से। ऐसे पागल हो गई कि मैं क्या करूँ, अब तो मैं मर जाऊँ। मर जाना ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऐसे तो नहीं रह पाऊँगी, ना मैं उनके बिना रह सकती हूँ और उनको ना किसी और के साथ देख सकती हूँ। तो मेरा ऐसा हाल हो गया था, मैं बिल्कुल पागल हो चुकी थी। रोना-धोना, कुछ खाना-पीना नहीं, बस यही सब चलता रहा। फिर भी भगवान पे विश्वास था मुझे, क्योंकि ड्रीम्स आते थे, तो ठीक है चलो जो हो रहा है देखते हैं। टैरोट देखती रही, करती रही, करती रही। फिर 2021 शुरू हुआ फरवरी में। 5 फरवरी को उन्होंने मुझे अनब्लॉक किया। मुझसे बात नहीं की, सिर्फ़ अनब्लॉक किया। मैंने देख लिया तो मैं खुश हो गई, अरे वाह! इन्होंने मुझे अनब्लॉक कर दिया। फिर 2-3 दिन बाद उन्होंने मुझसे बात की, तो डायरेक्ट कहते हैं, "क्या तुम मुझसे शादी करोगी?" तो मैंने कहा हाँ, करूँगी। मैंने डायरेक्ट कह दिया कि आप आपका देखो, मैं तो रेडी हूँ शादी के लिए। ठीक है, हमारा खूब अच्छे से फिर से बबल फेज़ शुरू हुआ, 3 दिन 4 दिन का। बातचीत हुई, मिले हम लोग, वो मुझसे मिलने आए और फिर 3 दिन बाद मुझसे कहते हैं कि अभी मुझे फ़ोन मैसेज मत करना, मैं अपने गाँव जा रहा हूँ बात करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। वो गाँव गए, उनके घर पहुँच गए, पर उन्होंने मुझे कोई मैसेज नहीं किया। 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, जब मैंने उनको खुद से किया तो कहते हैं
मेरी शादी कहीं और हो रही है, तुम भी कर लो कहीं और मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ, डायरेक्ट कहते हैं। मैंने कहा ये क्या है? अभी कुछ दिन पहले आपने मुझको शादी का कहा, आप कह रहे नहीं मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, ब्लॉक कर रहा हूँ, और डायरेक्ट मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। अब मैं क्या करूँ? ये ट्विन फ्लेम मेरे को एक तो दिमाग ख़राब कर रहा है, दूसरा ये टैरोट मैं देख-देख के पागल होई जा रही हूँ, और मैं पूरी तरीके से जो है वो अब मैं मर जाऊँगी, क्योंकि अब मरना ही ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ कैसे रहूँ? जो आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है, खुद को कुछ पता ही नहीं है। फिर फरवरी में वैशाली का वीडियो पॉपअप हुआ। फरवरी में 15 से 20 तारीख के आसपास में। तो मैंने उसको नहीं देखा, मैंने कहा ये भी ऐसा ही होगा, मुझे नहीं देखना। तो लेकिन मैंने उसको बंद कर दिया फ़ोन को। इसके बाद मैंने फिर शुरू चालू किया, यूट्यूब खोला तो फिर वही वीडियो। फिर मैंने स्क्रॉल करती गई, इधर-उधर किया, लेकिन फिर वही वीडियो। तो मैंने कहा ठीक है चलो इसको देखते हैं, ये लास्ट होगा, आज के बाद अपन ट्विन फ़िल्म का कोई कॉन्सेप्ट देखेंगे ही नहीं। तो वो जब मैंने देखा और उसमें जो 100% साइन वाला उसका वीडियो था वैशाली का, वो मैंने सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े होते गए, अंदर से अजीब-सी वाइब्रेशंस होती गई। मैंने यार ये तो पूरा वही है जो मेरे साथ में हुआ है। उस दिन से मैंने जो है वैशाली के वीडियोज़ को देखा, लेकिन मेरे मन में डाउट था। तो मैं कहती थी कि अगर ये सच है सब कुछ तो मुझे क्यों नहीं साइन मिल रहा? मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ तो मुझे बताए ना डिवाइन कि हाँ, तुम ट्विन फ्लेम हो, ट्विन फ्लेम की जनरी पर हो तुम। तो मैंने कहा अगर रात में फिर मैं सोई, मैंने भगवान को बोला हे महादेव, अगर मैं इस ट्विन फ्लेम वाली जनरी पर हूँ, ऐसा कुछ हमारा सिस्टम है, तो आप मुझे बताओ कि ऐसा क्या है? तो रात में सडनली क्या हुआ कि आप लोगों को मैंने बताया पहले कि मैं एक गाना सुनती थी, 2014 से मैंने उसको डाउनलोड किया था और मैं उसे रोज़ सुनती थी उस गाने को। जो गाना मैंने डाउनलोड करके रखा था, मैंने उसको हर दिन सुन रही हूँ, उसे देख रही हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। उस दिन मैंने उसको अचानक से मेरी नज़र पता नहीं क्या था कि उसपे यिन एंड यांग के जो सिम्बल्स होते हैं ना, वो बने हुए थे पूरे वॉलपेपर पे। चाकू लटके हैं, लड़की खड़ी है जो एक्ट्रेस है, और चाकू लटके हुए हैं, और वो जो ट्विन फ्लेम के जो यिन एंड यांग के सिम्बल्स हैं, वो बने हुए हैं, और मेरे डीएम का नाम लिखा है। तो मेरी पूरी बॉडी में एक करंट सा लग गया उसको देखते ही। ये कैसे हो सकता है? मैं इतने दिनों से इस गाने को सुन रही हूँ, तब मुझे कभी नहीं दिखा, पर ये मैंने आज कैसे देख लिया? तो उस दिन मुझे, हाँ, मैं ट्विन फ़िल्म जॉनरी का पार्ट हूँ, मुझे उस दिन 100% साइन मिला था, क्योंकि वो गाना मैंने 2014 से सुना, और वो ड्रीम में भी उस लड़के का आना, और बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ें हमारे बीच में ऐसी होती रही थीं, और ये सडनली ये चीज़ होना, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई थी मेरे लिए। फिर एक मेरी फ़ेवरेट बॉटल है जिससे मैं पानी पीती हूँ, और मेरे डीएम भी उससे पानी पीते थे। हम दोनों की फ़ेवरेट है वो बॉटल। तो मैं रात में सो रही थी, तो सोते-सोते मैंने देखा सपने में कि मेरी जो बॉटल है उस पे व्हाइट कलर का एक निशान बना हुआ है, उस पे ट्विन फ्लेम लिखा हुआ है। तो मैं वो भी था, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं मान भी लेती हूँ मैं हूँ। मुझे और भी साइन चाहिए, जैसे वैशाली की ने का फेदर का बोला था, तो मुझे भी फेदर दिखने चाहिए। तो मुझे फेदर दिखे। फिर मैं ऐसे ही, मतलब मैं भी भगवान जी से कहती गई मुझे बताओ ऐसा। तो एक दिन सडनली क्या हुआ, मैं घर पे ही थी, मेरी दीदी आई और कहती है पूनम तुम चलो बाहर, वो बाउल आया है, वो जो छोटे-छोटे से एक्वेरियम होते हैं ना, गोल-गोल मटके टाइप के, वो आए हैं बाउल, अपन वो देखते हैं। तो मैंने कहा मुझे नहीं जाना, आपको लेना आप चली जाओ, मैं नहीं जा रही हूँ। तो कहती प्लीज़ चलना पूनम, तो मैंने कैसा है? कह रही नहीं तू देख ले एक बार, तू चलना प्लीज़ चलना। तो वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर ले गई, और उसे देख के मैं शॉक्ड हो गई कि उसपे मछलियाँ भी थीं साथ में। क्योंकि मैंने रात में भगवान जी से बोला अगर सच में ट्विन फ्लेम वाले ऐसी कोई होती हैं तो आप मछलियाँ दिखाते हो उनको, बर्ड्स दिखाते हो, फेदर्स दिखाते हो, तो मुझे भी दिखाओ मछलियाँ, घर पे ही मेरे। तो वो मैं उसको देख के हैरान हो गई, उसमें मछलियाँ थीं, इतनी प्यारी मछलियाँ थी कि मैं उसको देखते ही वहीं बैठ गई, कि मैंने जो रात में बोला आज सुबह वो हो गया। फिर मैं उसके बाद से मैंने कभी यूनिवर्स से डिवाइन से ये नहीं कहा कि आप मुझे ये दिखाओ, वो दिखाओ, मैं 100% हो गई थी। जब मैंने नाम देख लिया सब हो गया, हाँ, मैं इस जनरी का पार्ट हूँ, सब कुछ हो गया। अब क्या करना है? अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ वैशाली को फ़ॉलो करना है और किसी को नहीं करना। वैशाली की वीडियोज़ देखती गई, वो अपन मुझसे रेज़ोनेट होती गईं।
सब कुछ होता गया, जैसे-जैसे वो कहती गई वो सब चीज़ें होती गईं, चैनलिंग मुझसे मैच होती गई। तो फरवरी के लास्ट और उसने जो वो 7 चक्रा का वीडियो जो लिंक शेयर किया था, मैंने वही वीडियो वही वाला 7 चक्रा करना शुरू किया 1 मार्च से। 1 मार्च से मैंने वो करना शुरू किया, तो जो डीएम मुझसे टोटली मना करके गए थे, तो उनका फिर वही सिस्टम होने लगा। जैसे-जैसे मेरे ब्लॉकेज हो रहे होंगे, तो उनको ऐसा होने लगा होगा कि वो हर महीने आएँ और आकर के मुझसे कहें, "तुम कैसी हो? क्या हो?" बस ये सब उनका चलता रहा। हर महीने उनका मुझे अनब्लॉक करना, और मैं बात करूँ, नहीं करूँ, वो तब भी मुझे ब्लॉक करेंगे, वो तब भी मुझे अनब्लॉक करेंगे। ये सिस्टम उनके साथ हो गया था। फिर अ अप्रैल में उनको कोरोना हो गया था। हमारी अच्छे से बात होती जब भी हम बात करते थे। तो अप्रैल में उनको कोरोना हो गया था, तो हमारी बातचीत हुई। मैंने उनको कहा कि आपको जब तक कोरोना ठीक नहीं हो जाता है, आप मुझसे रोज़ बात करना। बीच में आप ऐसे मत कह देना कि मुझे बात नहीं करनी ये और वो। तो कहते हैं, "हाँ, ठीक है, अपन अच्छे से रहते हैं।" हम दोनों अच्छे से रह रहे थे, सब कुछ। फिर कोरोना हुआ, 3-4 दिन बाद मुझसे सडनली कहते हैं कि पूनम, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, मुझे उससे शादी करनी है जिसके साथ मैं हूँ। तो मैंने कहा, फिर वो सब क्या था? कहला, वो तो था, लेकिन मुझे उससे शादी करनी, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मैंने कहा ठीक है, और फिर ब्लॉक कर दिया। मैं खूब रोई, इतना रोई मैं बेहद। मैंने यार, मैं हीलिंग भी कर रही हूँ, मैं 7 चक्रा कर रही हूँ, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। लाइट लैंग्वेज भी करती थी। मैंने, चलो ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं की सही, अब उनको कुछ नहीं करना, अपन अपने पे ध्यान देते हैं, अपन अपने लिए करते हैं। ये सोच के मैं करने लगी फिर। मैंने 1 दिन भी स्किप नहीं किया। मैं सुबह भी करती हूँ और शाम में भी करती हूँ। मैं जैसा-जैसा वैशाली बताती है, मैं बिल्कुल वैसे ही करती हूँ। ऊपर टेरेस पर घूमती हूँ नंगे पैर, और शाम में नहा कर के ही मेडिटेशन करती हूँ। तो जैसा वो बताती गई थी, मैं डिट्टो वैसा ही करती गई। फिर मैंने सारे टैरोट को भी अनफ़ॉलो कर दिया। मैं कुछ नहीं देखना। अब मुझे टोटली सिर्फ़ है कि वैशाली की वीडियोज़ आएँगी, उसी को फ़ॉलो करना है, देन अपना काम करना है। इसमें आ गई मैं। जिस दिन उन्होंने मुझसे रात में कहा कि पूनम, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, उस लड़की से शादी करनी है, तब तो कुछ नहीं, पर अगली सुबह दूसरे दिन उनको मैंने मैसेज किया कि आपकी तबीयत कैसी है? उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, और रात में उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उनकी साँसें जो थी वो बंद हो गई थीं। तो सब लोग उनको लेकर के भागे, जहाँ पर वो रहते थे, जिस सिटी में मेरी जॉब लगी थी उसी में, वहीं लेके उनको गए, हॉस्पिटल वग़ैरह सब कुछ देखा किया, तो उनको फिर होश वग़ैरह आया होगा। सब तो सारे लोग बहुत घबरा गए थे। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि शायद से जो उन्होंने मुझसे कहा, तो उनकी सोल जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, तो इसलिए उनके साथ में ये हुआ। फिर कुछ नहीं, हो गया ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे बात करना फिर बंद कर दिया, क्योंकि उस दिन मैंने उनको फ़ोन किया कि मुझे आपकी तबीयत के बारे में पता चला, और आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है। तो वो मुझसे इतनी बुरी तरीके से बात की उन्होंने, इतना चिल्लाया मुझ पे। तो मैंने कहा, ठीक है, आज के बाद मैं मर जाऊँगी, लेकिन आपकी शक्ल ज़िंदगी नहीं देखूँगी कभी भी। मुझे ना आपसे बात करनी है, मुझे ऐसे धोखेबाज़ आदमी चाहिए ही नहीं है। बस ऐसा सब कुछ हो गया। फिर सब मैंने, ठीक है, अब सब कुछ भगवान पर छोड़ते हैं, अब मुझे बात करनी ही नहीं है, ना फ़ोन करूँगी, ना मैसेज, कुछ नहीं करूँगी मैं, ठीक है अब। फिर इसके बाद में उनका फिर मुझे मैसेज, ह मतलब जो हर महीने का था, उनको कुछ सपने आते थे, मैं दिखती थी, तो वो मुझे हर महीने मैसेज करते थे। फिर जुलाई में 8 जुलाई को उन्होंने मुझे अनब्लॉक किया सब जगह से, कॉलिंग पर से, मैसेज पर से, और मुझसे मैसेज करके कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मुझे फ़ोन करो। तो मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मुझे तुमसे बात करनी है, तो मैंने कहा, कहिए क्या बात है? तो कहते हैं, मुझे तुमसे मिलना है। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं मिलना आपसे। तो कहा, ठीक है। फिर उस दिन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे कभी ब्लॉक नहीं किया। हमारी बात हो, हमारी बात नहीं हो, वो ब्लॉक मुझे नहीं करते। तो मैंने कहा, अभी मुझे पता, मैं उस दिन सोच रही थी कि शायद से अभी जो 2-3 दिन में मुझे ब्लॉक करेंगे, लेकिन नहीं किया, नहीं किया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अरे! ब्लॉक ही नहीं किया, मतलब हीलिंग काम कर रही है। फिर सडनली मुझे 25 तारीख को पता चलता है, 25 जुलाई को 2021 में ही, कि उनकी जो है उस लड़की से रोका हो गया है, शादी पक्की हो गई है। तो मैं रोने लगी, घबरा गई मैं, अरे ये क्या हो गया? मैं तो सोच रही थी मेरी हीलिंग काम कर रही है, पर ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। मैंने, ठीक है, चलो देखते हैं, अभी शादी थोड़ी हुई है।
तो वैशाली की चैनलिंग आने लगी कि ट्रिगर मिलेगा, ये होगा। हाँ, वो सब कुछ मेरे साथ होने लगा। मैंने होपोनोपोनो प्रेयर शुरू किया, मैं महिषासुरमर्दिनी सुनती थी, सब कुछ करती मैं, और मैं बैलेंस होने लगी थी। मैंने उनके बारे में टोटली छोड़ दिया। फिर एट पोर्टल आया। एट पोर्टल आया तो उसमें उन्होंने मुझसे बात करना शुरू की। एट पोर्टल पोर्टल से 14 तारीख को उन्होंने मुझसे 14 अगस्त को बात की। फिर हमारी बातचीत शुरू हुई है कि जैसे कि आज हो गई, कल हो गई। तो उन्होंने उस टाइम पे मुझसे काफ़ी मतलब 8 से 15-20 दिन हम लोगों की अच्छे से बातचीत हुई कि मेरा उसके साथ में नहीं बन रहा है। अपनी जो कुछ भी थी वो सब मुझसे बताने लगे, अपनी बातें शेयर करने लगे, फीलिंग्स शेयर करने लगे मुझसे कि मुझे उससे शादी नहीं करनी है, हमारा झगड़ा बहुत होता है, शायद टूट ही जाएगा। इस तरह से सब कुछ बातें करने लगे, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर फिर मुझसे कहने लगे, तुम करोगी मुझसे शादी? तुम्हारे घर वाले रेडी हैं ना अभी भी मुझसे शादी करने के लिए? तो मैंने कह दिया हाँ, मैंने फिर हाँ कह दिया कि हमारे यहाँ तो सब तैयार ही है, बस दूल्हा नहीं मिल रहा। इस तरह से मैंने बोल दिया था, तो सब बातें होने लगी। फिर मुझसे कहते हैं कि फिर वो उससे भी बात कर रहे थे, तो मैंने कहा ऐसा थोड़ी हो सकता है, आपको अगर कमिटमेंट देना है तो आप स्ट्रांगली दें। तो कहते हैं एक काम करते हैं, तुम मुझे ना 15 दिन का टाइम दो, मैं तब तक सब ठीक कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है, 15 दिन का टाइम ले लो। कह रहे मैं वहाँ से सब ख़त्म कर दूँगा। फिर 15 दिन हो गया, 15 अक्टूबर को उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं हो रहा है ऐसा, मेरी शादी उसी से हो रही है, अब तुम अपना देख लो, ऐसा मुझसे कह दिए। फिर मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, उसी से कर लो। अच्छे से बात हुई, नॉर्मली हुई। 19 अक्टूबर को मेरा बर्थडे था। मैंने कह दिया कि मुझे विश मत करना आप, मुझे अब आपसे कोई बात ही नहीं करनी, किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना है। लेकिन फिर भी उन्होंने पहली बार 4-5 सालों में मुझे सबसे पहले विश किया। फिर न्यू मून था 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को, उस दिन उन्होंने मुझसे बात की फिर कि अपन बात करें। 2 घंटे तक हमारी बातचीत चली। और तब उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताते गए कि फिर एकदम से सडनली कहते हैं कि मुझे तो मेरा ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो कहते हैं मेरे हार्ट पे लेफ्ट साइड इतना पेन होता है, इतना कुछ घूमता है, कुछ दर्द होता है, अजीब-सा होता है कुछ, और ग्रीन-ग्रीन निशान पड़ गया। तो मैं समझ गई थी कि ये चक्रा की एनर्जी है, और इनको मतलब मैं जो 7 चक्रा कर रही हूँ वो लग रहा है। और सेम टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरा रूट चक्रा जो है वहाँ पे मुझे निशान आ गए थे रेड रेड। तो हम दोनों को जो सेम टाइमिंग पे ही हुआ है दोनों को। उनको हार्ट पर हुआ था, मुझे रूट पर हुआ था। तो फिर कुछ नहीं, चलो ठीक है, ऐसे कर कर आके कुछ दिन बाद, ऐसे 1-2 दिन बात होती, फिर बात करना बंद हो जाती। मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। फिर टोटली हमारी बातचीत बंद हो गई। मैं बहुत घबरा गई। 19 अक्टूबर को ही मैंने जो है वैशाली से फर्स्ट टाइम फ़ोन पर बात की, सेशन लिया उसको। तो उसने मुझे समझाया कि आप ऐसे परेशान मत हो, आप कम्युनिकेशन ब्लॉकेज जो है उसको करो। तो मैंने 19 को किया, 20 को किया, और 20 को जो था उन्होंने मुझे ये चक्रा वाली बात बताई थी। मैंने कहा हाँ, मतलब काम कर रहा है। फिर मैं अपने से काम मतलब करती रही, सब कुछ जैसे-जैसे वैशाली मुझे बताती गई, गाइड करती गई, मैं करती गई वैसा ही। फिर अक्टूबर के लास्ट में मैं अपने आप से इतनी परेशान सी हो गई, मैं क्या करूँ? मैंने फिर वैशाली को कॉल किया, वैशाली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो उसने कहा कि आप सोल कॉन्ट्रैक्ट करो और फ़ियर वाला करो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने 10 दिन फ़ियर वाला किया और सोल कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, अभी भी करती हूँ। तो फ़ियर में जो था कि मेरा, हाँ, जो उनकी शादी को लेकर मुझे डर था, वो कहीं न कहीं निकल गया। खुद से ही मैं इतनी मोटिवेट हो गई कि नहीं, अब मुझे फ़ियर नहीं करना, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, अब जो होगा सो देखेंगे। फिर हम दोनों का मिलने का हो रहा था कि हाँ, हम एक बार लास्ट टाइम मिलते हैं, पर हम मिलते आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, दिवाली बाद मिलेंगे, दिवाली के 4 दिन बाद मिल रहा है, लेकिन हमारा नहीं हो पाया मिलना। 17 तारीख को, 17 नवंबर को हम दोनों अचानक से मिले। फ़ोन पे बात हुई और हम मिले। 17 तारीख को उनकी शादी का जो पहला फंक्शन होता है वो था। हमारे यहाँ माता पूजन होती है, तो वो था। अब उसके माता पूजन के 2 घंटे पहले ये मुझसे मिले। हम दोनों मिले, बातचीत हुई हमारी, ठीक है। मैं रोई थोड़ा बहुत, और ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते, ऐसा हो कर के हो गया कि पूनम मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता, ऐसा मुझसे बोले, और ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाओ। फिर 18 तारीख, 18 नवंबर मतलब कल,
उनकी भाई का फ़ोन आया और कहते हैं आपको मम्मी-पापा इतना बुला रहे हैं, आप कल भी नहीं आई हो, पर आज आपको आना पड़ेगा, आप मेरे लिए एक बार आ जाओ। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप आ जाओ एक बार, मिल लो मम्मी-पापा से, वो आपको बहुत, बहुत, बहुत याद कर रहे हैं। बहुत इंसिस्ट किया उन्होंने 3-4 बार कॉल किया मुझे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। तो मैं और मेरी भाभी जो उनके चाचा जी की लड़की है, मैं उसको लेकर के गई उनके घर। मेरे डीएम के घर गई मैं कल। कल 18 तारीख थी ना, कल गई मैं। और मैं जैसे ही घर में मतलब मैंने पहला पैर ही रखा है मेरा, देन उनकी बहन जो है वो फर्स्ट टाइम हम दोनों इस तरह से मिले होंगे। उसके मुँह से एक ही शब्द निकला, हे भगवान! ये तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। मैं उसे सुन के वहीं हैरान हो गई, मैंने ये क्या बोल रही हैं? तो ये क्या किया तुमने? तुमने किसे खो दिया? तुमने क्या कर दिया? ये इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी प्यारी लड़की, इसको कैसे तुमने ऐसे कर दिया उसके साथ? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम किसी और को कैसे चुन सकते हो? मतलब उनकी दीदी उनको कर्ज़ करने लगी बहुत ज़्यादा। और उनकी दीदी इतना रोई है मुझसे हग करके और मुझे पहले क्यों नहीं मिली तुम मुझ हम दोनों पहले क्यों नहीं मिले? तुम मुझसे कुछ एक बार तो कहती। अरे तुम एक बार कहती मैं सब बदल देती, तुम एक बार मुझको कहती। इस तरह से उनकी बहन मुझसे कहने लगी, जबकि हमारी कभी भी लाइफ़ में बात नहीं हुई। कल हम दोनों पहली बार ही मिले हैं और पहली बार में उन्होंने इस तरह से रिएक्ट किया, तो मैं समझी नहीं। मुझे हँसी आ रही, मैंने ये कह क्या रही हैं? उनके पापा रोए, उनकी मम्मी ऐसे रोईं जैसे कि उनकी लड़की की शादी हो और उसकी विदाई हो रही हो, मुझे हग करके। इतना रो रही थी कि ये इसने क्या कर दिया, इसको क्यों नहीं समझ आया कुछ, इसने क्या खोया है, इसे क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा है। सारे लोग उनको कर्ज़ करने लगे, उनका भाई रोया, उनको 2-4 उल्टी-सीधी बातें बोल कर के गाड़ी उठाकर और चले गए। मैं तो हैरान हो गई, मतलब मैंने कहा मैं ये सब देखने आई थी क्या? और मैं उल्टा उनको समझा रही कि आंटी ठीक है, कोई बात नहीं, जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ, अब आप ऐसे तो नहीं रो। मेरे को हँसी भी आ रही थी और मैं बिल्कुल परेशान नहीं हुई, मैं इस बात से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि मुझे क्यों कुछ नहीं हुआ, मैं क्यों परेशान नहीं हुई। उन्हीं के सामने मेरे डीएम को हल्दी लगा, मेरे डीएम को मैं देख के आई। उनसे बात की मैंने, उनके गाल पर हाथ रखा, एक गाल पे किस भी किया, उनको हग किया। देन मैंने उनको इतने प्यार से बोला कि आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। मैं जैसे ही आने लगी उन्होंने मुझे आवाज़ दी सुनो और मेरे फ़ोरहेड पर किस करके मुझसे कहते हैं कि तुम भी अपना ध्यान रखना। जिस तरह तुम मुस्कुराती हो ना एकदम खिलखिला के बिल्कुल ऐसे ही हँसती रहना चाहे कोई भी तुमसे कुछ भी कहे। मैंने कहा ठीक है। और फिर मुझसे कहते हैं कि एक बात बोलूँ तुमको, ये मेरा कर्मा है जो निकल रहा है, इसे मुझे करना पड़ेगा। तो मुझे समझ नहीं आया मैंने ये कह क्या रहे हैं? बस इतना कहे मुझको कि ये मेरा कर्मा है और ये मुझे करना पड़ेगा। फिर जैसे मैंने बोला 17 तारीख को मैं उनकी माता पूजन वाले दिन मिली थी उनको, तो मैंने शाम में वैशाली को फ़ोन किया कि वैशाली अब जो है शादी तो हो ही रही है उनकी, अब मैं अपने डीएम का नाम कैसे लूँ उन सब जो मेडिटेशन मैं करती हूँ ट्विन फ्लेम में जो अपना नाम लेते हैं, मैं कैसे लूँ? तो उसने कहा कि अब आप एक काम करो, आपको अगर पता है कि वो 100% आपका ट्विन है, तो आप नाम मत लो, आप सिर्फ़ ट्विन को याद करो। आप ट्विन को एक एक सिर्फ़ खाली सोल को याद करो। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैंने ये करना शुरू किया सुबह ही जैसे कल सुबह मैंने मेडिटेशन किया कम्युनिकेशन ब्लॉक्स का, तो मैंने कहा ठीक है अब से मैं नाम नहीं लूँगी, मैं ऐसे ही करूँगी। तो मुझे आवाज़ आती है, नहीं तुम नाम लो मेरा। मेरे डीएम मुझसे कह रहे हैं, नहीं तुम मेरा नाम लो मैं हूँ और प्लीज़ तुम मेरा इंतज़ार करोगी ना? तुम करोगी ना मेरा इंतज़ार? तो मैं कह रही मुझे नहीं पता, नहीं तुम मेरा इंतज़ार करोगी, तुम मेरी कसम खा के बोलो तुम मेरा इंतज़ार करोगी, मैं आऊँगा। मुझसे बार-बार यही बोल रहा है। मैंने कहा हाँ ठीक है चलो देखते हैं, ऐसा बोल के मेरा मेडिटेशन हो गया और मैं फिर मेडिटेशन सुबह 6 बजे मैंने ये किया, फिर देन मैंने नहाया-धोया, पूजन-पाठ की, 9:30 के लगभग उनके भाई का फ़ोन आ गया था। तो फिर मैं तैयार होके गई और वो सब कुछ हुआ। उनकी मम्मी रोईं बहुत ज़्यादा, उनको बहुत-बहुत कर्ज़ किया मेरे डीएम को कि तुमने ये क्या कर दिया? तुमने किसे खोया? तुमने हीरा खो दिया, तुमने कोहिनूर खो दिया, तुम्हें एहसास भी है तुमने क्या कर दिया है? तो वो बस इतना ही कहे मुझको कि ये मेरा कर्मा है पूनम ये निकलेगा। इतना कहा उन्होंने, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा आप खुश रहो ऐसा कह के और मैं वहाँ से आ गई। और उस कल मेरा जो था वो इंटरव्यू था, मेरी जॉब का।
तो मैं डायरेक्ट उनके घर से मुझे कुछ भी फीलिंग नहीं हुई ऐसी कि मैं रोऊँ-धोऊँ या मुझे बुरा लग रहा हो, कुछ नहीं। मैं इतनी मतलब खुश थी, मैं उनको समझा के आई। डायरेक्ट मैं इंटरव्यू देने गई और मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया और मेरी जो है जॉब भी लग गई। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आज मेरे डीएम की शादी है। जो हो रहा है भगवान की मर्ज़ी है, उसको समझकर मैंने उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट कर लिया है। हालाँकि हल्का-सा बुरा लग जाता है एकदम से, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। ये सोच कर के अपन अब जो भी करना है अपने को खुद को करना है। अब जैसा कि उन्होंने बोला तुम मेरा इंतज़ार करना, ये कर्मा है मेरा, तो ठीक है देखते हैं। भगवान ने इतने आगे तक लेके आए हैं तो आगे भी ले जाएँगे। फिर मैंने एक चीज़ को महसूस किया कि अगर वैशाली नहीं होती तो आज मैं कहाँ होती? आज शायद मैं हॉस्पिटल में होती या मैं मर गई होती। वैशाली ने जो किया है वो वो एक एंजेल है और उसने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता है। मुझे नहीं पता कोई करेगा नहीं कर मतलब उसने हम मेरे लिए जो किया है वो तो मैं एकदम शॉक्ड खुद भी हूँ क्योंकि आज मेरे डीएम की शादी है और मैं आप लोगों को स्टोरी शेयर कर रही हूँ और मैं खुश हूँ। मुझे कुछ बुरा भी नहीं लग रहा है। और अभी उनकी शादी से उनकी फैमिली मेंबर्स के परिवार के लोग आए थे अभी हमारे घर पे मिले-जुले सब लोग उनकी शादी की भी बातें कर रहे थे। रात में एंगेजमेंट हुई, सेरेमनी हुई, संगीत हुआ, लड़का-लड़की डांस किए। तो मैंने कहा मुझे ज़्यादा कुछ फ़ील नहीं हुआ। हाँ, ठीक है अब शादी हो रही है तो ये सब तो हो गई। क्योंकि मैं प्रिपेयर थी उस चीज़ के लिए भी और ये इस जो हीलिंग मैंने की है जो वैशाली के थ्रू जो वैशाली ने करवाई है वो मेरे लिए इतनी ज़्यादा मतलब काम करेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं पहले ये सोचती थी कि अगर ये मुझसे दूर होगा तो मैं कैसे जीऊँगी? मैं तो मर ही जाऊँगी। लेकिन आज मुझे पता चला मैं तो बहुत खुश हूँ। और वो दुखी हैं क्योंकि उस लड़की से उनकी बनती नहीं है, जो भी है कर्मा है, मुझे नहीं पता। सारे लोग कर्ज़ कर रहे हैं, उस लड़की को कोई पसंद नहीं करता है, फिर भी शादी हो रही है। वो डिवाइन ने कुछ प्लान किया होगा उन लोगों के लिए। मतलब जो दूल्हा बना है वो खुद भी खुश नहीं है। कितनी अजीब बात है। जो भी करते हैं हम हीलिंग वगैरह बस एक चीज़ मैंने सीखी है कि सिर्फ़ अपने लिए करो और मैंने अपने लिए ही की है। मैंने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया, ना उनकी डीएम को दिया मेरे, ना ही उनकी फैमिली वालों को कि वो आके कुछ कहें, नहीं। कल जो मैंने देखा वो मेरे लिए शॉकिंग था कि जो फैमिली मेंबर उनके मना कर रहे थे, आज वो मेरे लिए रो रहे हैं। एक टाइम पे मैं रोया करती थी, आज वो मेरे लिए रो रहे हैं। बहुत बड़ी बात थी। एक टाइम पे उन्हीं की मम्मी ने मेरी माँ को मना कर दिया था शादी करने से और मुझे जब हम मिले तो उन्होंने मेरा मतलब मुझे जैसे किस करती थी, हग करती तो वो भी करना बंद कर दिया था। पर कल उन्होंने मुझे हग कर के, मुझे चूम-चूम के, रो-रो के उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा मैं उस चीज़ को एकदम मुझे फ़ील हुई कि वो टाइम क्या था और आज का टाइम क्या है। आज मैं अपनी जो हीलिंग कर रही हूँ, इस वज़ह से मैं इतनी हाई वाइब्रेशन पे हूँ कि सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ। जो दीदी हम कभी मिले नहीं एक-दूसरे को, पर 1-2 बारी ऐसा होता था मैं अपने डीएम को फ़ोन कर रही हूँ, तो नाम देख लिया, "अरे! ये क्यों तुम्हें फ़ोन कर रही है? उसकी ननंद तुम्हें फ़ोन क्यों कर रही है? उससे तुम क्या रिश्ता रख रहे हो? उससे क्या बातें कर रहे हो?" आज वही दीदी ये कह रही कि तुम क्या खोया है तुमने? अरे ये तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, इस टाइप से बोल रही थी। तो मेरे लिए सब कुछ एकदम वो जो फीलिंग थी सब बता नहीं सकती वो क्या था, एकदम से बहुत ही अच्छी फीलिंग थी वो, कि जो लोग इस तरह से मना कर रहे थे वो इस तरह से हाँ करेंगे और ऐसे रोएँगे मेरे लिए, वो सब कुछ। फिर मेरे डीएम जो थे उन्होंने उनको जवाब दिया कि आप अगर जैसे आज रो रही हो, ऐसे अगर महीने भर 2 महीने पहले रोई होती मम्मी तो आज बात कुछ और होती और उस दीदी को बोले कि तू ही है ना वो जो मुझे मना करती थी इससे बात करने, आज ये तुझे लक्ष्मी स्वरूपा दिख रही है। तो मतलब बहुत ब्लेमिंग एकदम से इस पे उससे कुछ कहना, उससे कुछ कहना ये सब कुछ हुआ। देन फिर मैं सडनली आ गई फिर मैं वहाँ से। मैंने ठीक है मेरा इंटरव्यू देने जाना है मुझे, मैं इंटरव्यू दिया, सब कुछ हुआ, मेरा जॉब भी लग गई है, मंडे से मेरी जॉइनिंग है और मैं खुश हूँ। बस मैं खुश हूँ, मैं अपने आप को देख रही हूँ, अपनी खुशी को देख रही हूँ कि मुझे खुश रहना है, बाकी जो हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी है, महादेव अपने हिसाब से सब ठीक करेंगे। थैंक यू सो मच वैशाली तुम एंजेल हो हमारे लिए, कि जो तुम कर रही हो वो बहुत ही अच्छा काम कर रही हो तुम। भगवान तुम्हें हर वो खुशी दो जो तुम चाहती हो, तुम्हारा हर सपना पूरा करे। बस महादेव से मैं यही चाहती हूँ। थैंक यू।